नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी पर स्वागत है। आज आधुनिक भारत इतिहास में हम उत्तर मुगल काल और मुगल साम्राज्य का पतन पर आपके साथ चर्चा करेंगे। कापी कलम लेकर बैठिएगा और आप लिखते चलिएगा। आपकी एक नोट्स पूरी तैयार हो जाएगी, आप डाउनलोड करके इसको भी पढ़ सकते हैं। कल वाली वीडियो में मैंने यही भी टॉपिक था और कल मैं मुगल साम्राज्य का पतन तक पढ़ाने वाला था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या आने के कारण वह वीडियो हमको वहीं रोक देनी पड़ी। इसलिए मैं वहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ से, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला के बाद आगे पढ़ाना था, लेकिन तकनीकी समस्या आ गई, इससे मैं वो उसको पूरा नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आधुनिक भारत में उत्तर मुगल काल और मुगल साम्राज्य का पतन का टॉपिक कॉन्सेप्चुअल होगा और उत्तर मुगल काल के जो बादशाह बने उनके बारे में हमको पढ़ना, उनके बारे में कुछ खास बातें हैं। तो जो लोग आज हमसे जुड़े हैं वो पिछली वाली वीडियो, इसके ठीक पिछले वाली वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उसमें मैंने 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद से कब कौन से बादशाह बने। जैसे पहले बना 1707 की में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद बना बहादुर शाह प्रथम, जिसका मूल नाम था मोहम्मद मुअज्जम, जिसको शाह बेखबर भी कहा गया। दूसरा राजा बना जहांदार शाह, तीसरा जिसको लंपट मूर्ख कहा गया। तीसरा बना फर्रुखसियर, जिसको घृणित कायर कहा गया। चौथा बना रफ़ी-उद-दरजात बना। पांचवा रफ़ी-उस-शान बना। तो ये दो राजा मैंने नाम लिया, रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उस-शान। ये मुगल बादशाहों के क्रम में सबसे कम समय तक, केवल महीने भर, सबसे कम समय तक शासन करने वाले व्यक्ति थे। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर मुगल काल में सबसे अधिक शासन किसने किया, तो वो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ मोहम्मद शाह रंगीला। हालांकि उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत कुछ बताया, लेकिन यहाँ से मैं उसको रिकॉल करूँगा ताकि आपका वो चैप्टर वहाँ से फिर जुड़ जाए। ठीक है, इतिहास पढ़ने का तकाजा यही है कि हम पिछली बातों को आपसे जोड़ लें, और किसी भी चीज़ को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि पिछली इस बातों को थोड़ा सा जोड़ के हम आगे पढ़ते हैं, तब हम कॉन्सेप्ट समझ में आता है। जैसे अगर आप सीरियल, धारावाहिक कुछ भी देख रहे होते हैं तो वो रिकैप दिखाता है कि पिछले हफ्ते में आपने क्या देखा, ताकि आपका दिमाग फिर माइंड सेट हो जाए कि अच्छा हमने यहाँ तक देखा था, अब इसके आगे पढ़ना है, इसके आगे देखना है, तो समझ में आता है। वैसे ही बुक में भी होता है कि जब भी हम नई चीज़ को पढ़ने जाएँ तो उसके पहले पिछले वाली चीज़ों को रिकॉल कर लें, एक बार पेज पलट लें, रिवाइज कर लें। तो वही कार्य मैं आपके साथ करने वाला हूँ। दोस्तों, अब तक मैंने रिकॉल में बता दिया कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद कौन कौन से शासक बने, तो मैं क्रम में आया हूँ। हालांकि पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है, और जो लोग आज देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि पिछली वीडियो ज़रूर देखेंगे और बेल आइकन घंटी बजा देंगे यूनिक एकेडमी, तो उनको वीडियो बराबर नोटिफिकेशन में मिलती रहेगी। अब हम शुरू करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। यहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी है। मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला किसको उपाधि दी गई थी? ठीक, इसलिए दी गई थी क्योंकि ये पशुओं के युद्ध में लीन रहता, ऐशराब और शबाब में लीन रहता, और औरतों के वश में रहता, हरम में हमेशा रहता। इसलिए इतिहासकारों ने इसको मोहम्मद शाह रंगीला कहा। अब इसका मूल नाम रोशन अख्तर, इसका मूल नाम जो था रोशन अख्तर, वास्तविक नाम रोशन अख्तर, और गद्दी पर बैठा मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, अगली बात इसमें दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला आप लिख लेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला उत्तर मुगल शासकों में, उत्तर मुगल, लेटर मुगल एम्परर, मतलब उत्तर मुगल शासकों में सबसे अधिक दिन तक, सबसे अधिक समय तक शासक करने वाला व्यक्ति था। लगभग इसने 29 वर्ष तक शासन किया।
इसका जो सन है या इसको शासन का जो है वह 1719 से लेकर 1748 ईस्वी। क्लियर? यहाँ तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। मोहम्मद शाह रंगीला ये जो है जहान शाह, इसकी पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया है, यह जहान शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह रंगीला जहान शाह का पुत्र था। बल्कि और ये जहान शाह अगर जानना चाहते हैं ये किसका पुत्र था, तो ये जहान शाह जो था बहादुर शाह प्रथम का जहान शाह पुत्र था, और जहान शाह का पुत्र मोहम्मद शाह रंगीला था। तो कुछ बातें यहाँ पर हो गई। अब इसके इतना तो इसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातें हो गई। इसके काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, नंबर 1, सैयद बंधुओं का पतन हुआ। मैंने पिछली वीडियो में बताया है सैयद बंधुओं का पतन। सैयद बंधुओं में कौन? वो है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, जो इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाने जाते थे। ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि इन लोगों ने फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया, इन लोगों ने रफ़ीउद दर्जात को गद्दी पर बैठाया, इन लोगों ने रफ़ीउद शान को गद्दी पर बैठाया, और इन लोगों ने मोहम्मद शाह रंगीला को भी गद्दी पर बैठाया। तो इसके काल की घटना सैयद बंधुओं का पतन हुआ। नंबर 2, 1739 ईस्वी नादिर शाह का आक्रमण हुआ। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। अब आप ये लिख सकते हो, इसके बारे में कुछ जान लें। नादिर शाह का आक्रमण 24 फरवरी 1739, ये सन आपको याद होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। नादिर शाह को, इसके बारे में कुछ जान लें हम। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन, ईरान का आप लिखते चलेंगे, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को भारत पर आक्रमण करने का न्योता, नादिर शाह को भारत पर आक्रमण करने का न्योता सआदत खां और निजाम उल मुल्क ने दिया था। सआदत खां और निजाम उल मुल्क ने दिया था। ठीक है। नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण किया, वहाँ से अकूत संपत्ति प्राप्त किया, और यहाँ से तख्ते ताउस जिसको कहा गया मयूर सिंहासन अफगान लेके गया। अब ये प्रश्न बनता है यहाँ पर, अब तख्ते ताउस के बारे में जान लीजिए। तख्ते ताउस को दिल्ली में स्थापित करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां के समय तख्ते ताउस का निर्माण हुआ था, और इसकी खास बात अब यहाँ आपके लिए प्रश्न बन जाता है कि वह मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? वह अंतिम मुगल बादशाह कौन था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था? तो वो दोस्तों है ये मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि इसके ही समय वो उठा ले गया, तो अंतिम मुगल बादशाह ही। अब एग्जामिनर यहाँ से घुमा लिया आपको कि वह मुगल, अंतिम मुगल बादशाह का नाम बताइए जो तख्ते ताउस पर अंतिम समय केवल बैठा था। तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, आगे चलें दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके समय, मोहम्मद शाह रंगीला के समय स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। स्वतंत्र राज्यों में बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया मुर्शीद कुली खां।
बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया मुर्शीद कुली खां। हैदराबाद में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किया निज़ाम उल मुल्क आसफ जां। क्लियर। और अवध माने लखनऊ में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किया सआदत खां। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक चीज और, जजिया कर पूर्णतया प्रतिबंधित या समाप्त। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय है तो था बड़ा अयोग्य, लेकिन हम यहाँ योग्यता और अयोग्यता का प्रश्न नहीं, यहाँ प्रश्न है कि उसके कालखंड में क्या क्या घटनाएं घटी। सबसे अधिक समय तक उत्तर मुगल शासकों में, गौर करें, उत्तर मुगल शासकों में सबसे अधिक शासन करने वाला व्यक्ति मोहम्मद शाह रंगीला। यह जहान शाह का पुत्र था। इसके काल में सैयद बंधुओं का पतन हुआ। नादिर शाह का आक्रमण हुआ 24 फरवरी 1739। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसको भारत पर आक्रमण करने का न्योता सआदत खां और निज़ाम उल मुल्क ने दिया था। नादिर शाह भारत से तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन उठा ले गया। वही तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन उठा ले गया, और मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। इसके काल में स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिसमें बंगाल, हैदराबाद, अवध, ठीक। और इसके अलावा इसके काल में जजिया कर पूर्णतया प्रतिबंधित हो गया। तो ये रहा इसके कालखंड की कुछ घटनाएं जो आपको समझ में आ जानी चाहिए मुगल बादशाह। तो क्रम की अगर बात करें, अब तक हमने पढ़ लिया औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फिर आपका फर्रुखसियर, फिर आपने पढ़ा रफ़ीउर दर्जात, रफ़ीउर शान, मोहम्मद शाह रंगीला। अब हम पढ़ेंगे अगला जो मुगल बादशाह बैठा, अहमद शाह था। अहमद शाह, यह मोहम्मद शाह रंगीला का पुत्र था। यह मोहम्मद शाह रंगीला का पुत्र था। इसके काल की घटना, इसका अच्छा क्रम देख लीजिए। इसका कालखंड 1748 से 1754, ठीक। इसका कालखंड है 1748 से 1754, ठीक है। अब इसके काल की घटना देख लें। इसके काल में ये केवल बस इंपॉर्टेंट है, इसके काल में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। इसके काल में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने कुल भारत पर 7 बार आक्रमण किया था, ये ध्यान देंगे, कुल 7 बार आक्रमण किया था। अफगानिस्तान का रहने वाला था। आप सब बातें लिख लेंगे। 7 बार आक्रमण किया, और ये इसके काल में एक बार, बाकी कुल उसने अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया, ठीक। अब हम अहमद शाह के बाद आगे चलते हैं। आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह के बाद जो अगला शासक बना वह था आलमगीर द्वितीय। इसका मूल नाम जो था वह था अजीजुद्दीन था। इसका मूल नाम जो था वह था अजीजुद्दीन था, ठीक है। यह आलमगीर द्वितीय जो था
यह जहांदार शाह का पुत्र था। आलमगीर द्वितीय जहांदार शाह का पुत्र था। मूल नाम इसका अजीजुद्दीन है। इसका कालखंड आप लिख लीजिए, इसका कालखंड है 1754 से 1758। इसका कालखंड 1754 से 1758 है। तो इसके कालखंड की घटना देख लीजिए। नंबर 1 58, इसका मतलब इसके काल में प्लासी का युद्ध हुआ था। अब प्रश्न पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध, आप ये जानते हैं प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। हालांकि जब मैं स्वतंत्र राज्यों का उदय पढ़ाऊंगा उसमें हैदराबाद पढ़ाऊंगा, फिर बंगाल पढ़ाऊंगा, अवध पढ़ाऊंगा, मराठे पढ़ाऊंगा, सिखों के बारे में पढ़ाऊंगा, वो एक अलग चैप्टर ही होगा। वो हेडिंग होगी स्वतंत्र राज्यों का उदय और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, क्योंकि उनका उदय भी होगा और ब्रिटिश साम्राज्य धीरे धीरे एक एक करके सभी रियासतों पर अपना कब्जा करेंगे और भारत को अधीन करेंगे। तो वो अलग चैप्टर होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट आपको बनाने के लिए आप इसको जान लीजिए कि प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। और ये युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। और इस विजय में अंग्रेजों को बहुत अकूत संपत्ति मिली थी, क्योंकि इस युद्ध में सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। और इसी विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की पराजय भी हुई थी। तो वो एक अलग इतिहास होगा, वो आगे चलेंगे। लेकिन यहाँ जानिए कि इसके कालखंड में पहली घटना ये प्लासी का युद्ध हुआ। दूसरी बात, इसी के काल में अहमद शाह अब्दाली, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसके काल में आलमगीर द्वितीय के काल में ही आप यहाँ समझ लीजिएगा अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। इसके काल में ही यानी आलमगीर द्वितीय के काल में ही अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण में अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा और आगरा को जबरदस्त तरीके से लूटा। फिर दिल्ली तक पहुंचा और अहमद शाह अब्दाली ने, बल्कि मैं यहाँ अहमद शाह अब्दाली के, ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐसे करके एरो बनाता हूँ तो आप समझिएगा। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, ये आप समझ रहे हैं अहमद शाह अब्दाली, एरो ये अलग टॉपिक है, इसके वाला भाग इसमें चल रहा है। दिल्ली तक पहुँचा अहमद शाह अब्दाली और मथुरा और आगरा पर लूटा, दिल्ली तक पहुँचा। इसके बाद इसने आलमगीर द्वितीय को सम्राट घोषित किया, मुगल बादशाह। आलमगीर द्वितीय को मुगल साम्राज्य का, आप लिख लेंगे, आलमगीर द्वितीय को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। और इमाद उल मुल्क, ये पूछा गया टीजीटी में प्रश्न है, इमाद उल मुल्क को वजीर बनाया। नंबर 3 नजीबुद्दौला को मीर बख्शी अपना एजेंट बनाया। एक चीज मैं आपको यहां बता दूं कि इमादुल मुल्क ने ही अहमद शाह की हत्या किया था और आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया था। तो जस्ट लाइक इमादुल मुल्क के इंटरफियर से ही
अहमद शाह अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को सम्राट, मुग़ल बादशाह का सम्राट मान लिया और इमादुल मुल्क को अपना वज़ीर बनाया और नज़ीमुद्दौला को मीर बख्शी। ये प्रश्न, दोनों प्रश्न यूपी टीजीटी में पूछे गए हैं कई बार। 2011 समथिंग में ये प्रश्न आया है। तो ये बहुत पूछा गया है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत में किसे अपना एजेंट बनाया था। एजेंट बनाया था तो मैंने दोनों बार लिखा, नजीबुद्दौला को, जिसको उसने मीर बख्शी बनाया था। ठीक, तो ये रहा आपका अहमद शाह माने मोहम्मद शाह। इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर कौन था तो इसके ऊपर मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला के ऊपर रफ़ीउल शान, फिर रफ़ीउल दर्जात, फिर क्या बोलते हैं बहादुर, सॉरी क्या बोलते हैं जहाँ फर्रुख सियर, फिर क्या बोलते हैं आपका जहांदार शाह, फिर बहादुर शाह जफ़र, सॉरी बहादुर शाह केवल। उसका मैं भी चार्ट बना देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी बात। अब इसके बाद उत्तर मुग़ल काल में जो अगला शासक हुआ वह था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय अगला जो शासक हुआ वह था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम, ध्यान सुनेंगे, शाह आलम द्वितीय के पहले, शाह आलम द्वितीय के पहले की मैं कहानी बता देता हूँ कि शाह आलम द्वितीय के पहले जब आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई तो शाह आलम द्वितीय के पहले इमाद उल मुल्क ने मतलब शाह आलम द्वितीय के पहले, आप इसको समझिए, शाह आलम द्वितीय, गौर सुने, शाह आलम द्वितीय के पहले इमाद उल मुल्क के पहले इमाद उल मुल्क ने मुही उल मिल्लर को सम्राट, मुग़ल बादशाह का सम्राट घोषित कर दिया और ये शाहजहां तृतीय के नाम से गद्दी पर बैठा। यह शाहजहां तृतीय के नाम से बैठा। तो एक समय दो राजा, मतलब एक समय दो मुग़ल बादशाह काम कर रहे थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, हम सीधा इन पर आ जाते हैं, शाह आलम द्वितीय पर। इनका कालखंड देख लें, ठीक है, इनका कालखंड देखें 1759 से 1806, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा तो इनके बारे में जान लें। ये तो मैंने आपको बता दिया, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इनको बारे में आप जान लीजिए, शाह आलम के बारे में। इसका कालखंड हो गया ये, इसका मूल नाम अली गौहर, इसका मूल नाम अली गौहर था, ठीक है, इसका मूल नाम अली गौहर था। ठीक, आगे चलते हैं। इसके कालखंड में दो युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट हुए इसके समय में। एक हुआ 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध। 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध, ये युद्ध जो हुआ था वो मराठे वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। मराठों की बुरी तरह पराजय हुई, क्योंकि इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय ने भी अहमद शाह अब्दाली का ही साथ दिया था। हैदराबाद के निज़ाम ने भी अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। हमारा देश गुलाम हुआ, विदेशी आक्रांताओं के बेड़ियों में जकड़ा गया, इसमें उनका दोष मैं नहीं देता।
अगर मैं गलत हूँ तो उसको आप बताइएगा। यहाँ का दोष मैं देता हूँ यहाँ के राजाओं और नवाबों ने, जो आपसी षड्यंत्रों के कारण ही भारतीय साम्राज्य की एकता और अखंडता को छिन्न भिन्न किया। एक तो मैं अभी एक छोटी सी अंगड़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मैं आंग्ल मैसूरवाद पढ़ाऊँगा तो आप देखोगे कि हैदर अली के खिलाफ मराठे और निजाम दोनों अंग्रेजों का साथ देंगे। ठीक है, जब अभी आप देखिए नादिर शाह को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया गया। ऐसे जब मध्यकाल का इतिहास पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी एक चीज़ मैं बताऊंगा कि बाबर को 1526 में पानीपत का जो बाबर का युद्ध हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी का, उस युद्ध के पहले बाबर को भी न्योता दिया गया राणा सांगा के द्वारा और दौलत खान लोदी के द्वारा, जो इब्राहिम लोदी का चाचा था। ठीक, तो इतिहास भारत के तोड़ने में, भारत की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए बाहरी शक्तियों से अधिक यहीं के लोगों ने कुकृत्य किया है। इस पर आप गौर कर लो। ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में मराठों के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली का साथ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने दिया, प्लस अवध का नवाब शहादत खान अलीवर्दी खान ने दिया। इसके अलावा क्या निज़ाम ने भी साथ दिया था। ठीक है, तो इस युद्ध में आप इतना जानिए, पानीपत का तृतीय युद्ध, ये लैंडमार्क है। ये आपको सन याद रखना पड़ता है। जैसे पानीपत के 3 युद्ध, 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी, 1556 अकबर और हेमू, 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध, मराठे और अहमद शाह अब्दाली। इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ और मराठों की बुरी तरह हार हुई। दूसरा युद्ध जो हुआ, जो खुद ये लड़ा, 1764 बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। और ये हुआ एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ मीर कासिम, ये बंगाल का नवाब सुजाउद्दौला, ये अवध का नवाब, प्लस खुद शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ इन तीनों की संयुक्त सेना। और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। और इस युद्ध की एक और घोषणा मैं बता देना चाहता हूं कि बक्सर के युद्ध ने ही यह निर्णय कर दिया कि भारत में या भारत के शासन की बागडोर अब किसके हाथों में होगी, मुगलों के हाथ में होगी या अंग्रेजों के हाथ में होगी। इस युद्ध ने फैसला कर दिया कि अब भारत में विदेशी का शासन होगा। ठीक, तो इसके कालखंड में 2 युद्ध हुए। अब इस कालखंड के बाद, अब यहां देखिए, इस कालखंड के बाद क्लायू ने जो 1765 में भारत आया, इसने शाह आलम से, आप बात लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। अब ये दीवानी का मतलब क्या होता है? राजस्व लगाना। बंगाल और बिहार और उड़ीसा पर राजस्व कहाँ पर कितना लगाया जाएगा, यह तय करने का अधिकार किसको मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया। ठीक, आगे बात, इसी बक्सर के युद्ध के बाद, आगे चलें, आप लिख लेंगे, इस बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय 1765 से लेकर 1772 तक, इसी बक्सर के युद्ध के बाद, हालांकि मैं जब बंगाल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर 2 संधियाँ क्लायू ने किया। एक संधि 2 इलाहाबाद की संधियाँ किया 1765 में ही, एक संधि शाह आलम द्वितीय के साथ किया और एक संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ हुआ। तो लेकिन अभी मैं रोक के रखूँगा इसको, ताकि आपकी क्यूरियोसिटी, जागरूकता, जिज्ञासा बनी रहे। जब मैं बंगाल पढ़ाऊँगा तो वहाँ इस पर और डिटेल चर्चा होगी, पूरे बक्सर युद्ध पर, कि उसकी स्ट्रेटजी पर चर्चा होगी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, टॉपिक होगा।
तो 1765 से लेकर 1772 तक, बहुत ध्यान सुने दोस्तों, इन कालों में शाह आलम द्वितीय, इस काल में शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में रहा। 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक वह अंग्रेजों के संरक्षण में रहा। इसके बाद 1772 से 1803 इस कालखंड में यह मराठों के संरक्षण में रहा। किसकी बात हो रही है? शाह आलम द्वितीय की दोस्तों, बहुत ध्यान सुनिएगा। इस कालखंड में शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में रहा और इस कालखंड में यह मराठों के संरक्षण में रहा। ठीक, आगे चलते हैं। 1803 में बात यहाँ बढ़े। 1803 में जनरल लेक, आप लिख लेंगे, 1803 में जनरल लेक ने मराठा पेशवा दौलत राव सिंधिया को पराजित कर दिया। अतः अब क्या हुआ कि 1803 से 1806 में ये अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशन भोगी हो गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा कि अंग्रेज मतलब अब शाह आलम द्वितीय एक मुग़ल बादशाह न होकर के अंग्रेज़ों के अधीन एक पेंशनर हो गया, एक उनके टुकड़ों पर पलने वाला राजा हो गया। ठीक है। और 1806 में इसकी शाह आलम द्वितीय की, आप मैं यहाँ लिखता हूँ, 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई। तो ये रहा शाह आलम द्वितीय माने अली गौहर के बारे में विशेष जानकारी। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस मुग़ल बादशाह का नाम बताइए जो अंग्रेज़ों का पेंशनर बन गया, तो वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। उस मुग़ल बादशाह का नाम बताइए जिसके काल में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया, तो वह है शाह आलम द्वितीय। ठीक। शाह आलम द्वितीय के बाद जो अगला शासक बना वह था अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय, इसका कालखंड है 1806 से 1837। इसके कालखंड में एक ही बात है और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अंग्रेजों ने इसकी पेंशन बंद कर दी। अंग्रेजों ने इसकी पेंशन बंद कर दी, तो अपनी पेंशन स्टार्ट करवाने के लिए, अपनी पेंशन प्रारंभ करवाने के लिए राम मोहन राय को लंदन भेजा था। अब यहाँ पर बस एक बात लिख लेनी है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि, राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक ही बात है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगली बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों टॉपिक आप बहुत इम्पॉर्टेंट कर लेंगे। किस मुग़ल बादशाह के समय मुग़ल सिक्के एकदम बंद हो गए? तो यही है अकबर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय, जो भी लिखे। 1835 ईस्वी में मुग़ल सिक्के हमेशा के लिए बंद हो गए। ठीक। तो ये रहा अकबर शाह द्वितीय। अब अकबर शाह द्वितीय के बाद अगला शासक जो बना वह था बहादुर शाह द्वितीय। ये जफर के नाम से शायरी लिखता, इसीलिए इतिहास में यह बहादुर शाह जफर के नाम से
बहादुर शाह जफ़र के नाम से फेमस है, इसीलिए यह इतिहास में बहादुर शाह जफ़र के नाम से फेमस है। तो इसके बारे में कुछ बातें लिख लें। बस इसके काल में 1857 का विद्रोह हुआ और विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता बनाया था। अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह का दमन कर दिया और बहादुर शाह जफ़र को जेल में डाल दिया और इनको रंगून भेज दिया। बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। 1862 में इनकी मृत्यु हो गई और 1857 के विद्रोह के बाद जिस समय विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को भारत से मुग़ल साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया, माने 1526 से प्रारंभ हुआ मुग़ल साम्राज्य और 1 नवंबर 1858 में एकदम समाप्त हो गया। अब से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया हुकूमत नहीं, ब्रिटिश हुकूमत प्रारंभ हो गया। तो जिस समय रंगून में इसको रखा गया था बहादुर शाह जफ़र को, तो वहाँ पर उसकी एक बहुत बढ़िया लाइन है, ना किसी के आँख का नूर हूँ, ना किसी के आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम नहीं आ सका वही मैं बुझता हुआ चिराग हूँ। फिर से मैं बोल देता हूँ, इसको आप लिख भी सकते हैं। ना तो किसी के आँख का नूर हूँ, ना किसी के आँख का नूर हूँ, ना ही किसी दिल का करार हूँ, मैं वो जो किसी के काम नहीं आ सका वह बुझता हुआ चिराग हूँ। ये इसकी बड़ी फेमस गज़ल है। इसके अलावा उसने लिखा था कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 दिन आरज़ू में कट गए और 2 दिन इंतज़ार में। तो मैंने आज आपको मुग़ल बादशाह के पूरे शासकों के बारे में बता दिया। हालांकि जब मैं मध्यकाल के इतिहास पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको अकबर से लेकर औरंगज़ेब तक पढ़ना है, लेकिन आधुनिक भारत जो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद से प्रारंभ होता है। तो अगर मैं उत्तर मुग़ल शासकों का क्रम की बात कहा जाए तो मैं सामने से लिख देता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं रहेगी। तो पहले बहादुर शाह प्रथम, फिर आप साथ में बोलिए जिसको साहे बेखबर कहा गया, फिर जहांदार शाह, फिर फ़र्रुखसियर, फिर रफ़ी उर दर्जात, फिर रफ़ी उस्सान, फिर इसके आगे मोहम्मद शाह रंगीला, फिर इसके आगे अहमद शाह, फिर इसके आगे आलमगीर दुत्ती, फिर इसके आगे शाहजहां तृतीय, फिर शाह आलम दुत्ती और फिर अकबर दुत्ती और फिर अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र। अगर मैं ये क्रम
अगर मुग़ल शासकों के क्रम की बात कर दूं तो ये क्रम आपका हो जाएगा सबसे पहले बाबर, फिर बोलिए साथ में, कल मैंने पढ़ाया इसको, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक, फिर इसके आगे क्रम। तो ये रहे मुग़ल बादशाहों का क्रम। एक साथ टिप पे याद कर लेंगे तो याद, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, रफ़ीउल दर्जात, रफ़ीउल शान, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह आलमगीर द्वितीय, शाहजहां द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र। तो ये रहा मुग़ल साम्राज्य का क्रम और उनके कार्य। अब जो हमको जान लेना है वो है मुग़ल साम्राज्य का पतन। मुग़ल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? क्यों मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया? जो बाबर ने खड़ा किया था मुग़ल साम्राज्य, उस मुग़ल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? तो वो हमको बहुत ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट की बात है, ये लिखने के लिए आता है। तो इसमें सबसे पहला हम कारण दे सकते हैं औरंगजेब का उत्तरदायित्व। औरंगजेब का उत्तरदायित्व मतलब ये समझिए कि सबसे बड़ा साम्राज्य, मुग़ल बादशाहों में जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वह था औरंगजेब का। तो औरंगजेब के साम्राज्य को जो बहुत दूर तक फैला था, उसको बहुत दिन तक एक जगह स्थिर होकर के नियंत्रित नहीं किया जा सकता था और उसके काल में विद्रोह भी होने शुरू हो गए थे। विद्रोह का रीजन क्या था? क्योंकि औरंगजेब था, वह इस्लामी परंपरा के अकॉर्डिंग शासन करना चाहता था। इस्लामी परंपरा, जबकि औरंगजेब के पहले जितने भी शासक हुए, इन लोगों ने जो भारत में शासन किए, इन लोगों ने सहिष्णुता की नीति अपनाई। औरंगजेब के जो पहले के शासक थे, उन लोगों ने सहिष्णुता की नीति अपनाई। राजपूतों के, आप अकबर को उठाकर देख लीजिए, राजपूतों के साथ उसने मित्रता भी किया, वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। और राजपूत वो थे जो अपनी मातृभूमि से या अपने स्वामी के प्रति बहुत स्वामी भक्ति रखते हैं। ये ऐसे व्यक्ति राजपूत होते थे, वह राजपूताना राजस्थान में, कि वो अपनी मृत्यु पहले वर्णन करते थे, तब उनके बाद राजा की उनकी मृत्यु हो सकती है। मतलब आप किसी भी राजा को नाम उठा के देखिए, इन लोगों ने अकबर की बड़ी स्वामी भक्ति से कार्य किया। मान सिंह, टोडरमल, बंदोबस्ती, तो उसने सहिष्णुता की नीति अपनाई। इसके अलावा हिंदुओं के धार्मिक त्यौहार मनाए जाते। अकबर स्वयं जन्माष्टमी मनाता, जहांगीर स्वयं होली खेलता। तो उन्होंने कभी अपने आप को भेदभाव करने का प्रयास नहीं किया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिए गए थे, जजिया समाप्त कर दिया गया था, परंतु औरंगजेब इस्लामी परंपरा के अकॉर्डिंग शासन करने के चक्कर में इसने इन चीज़ों सबको लागू कर दिया। तीर्थ यात्रा कर लगा दिए, जजिया कर लेना पुनः प्रारंभ कर दिया। परिणाम ये हुआ कि राजपूत विद्रोही हो गए, बुंदेले ने विद्रोह कर दिया, मराठों का संघर्ष, शिवाजी, ये पूरा विश्व विख्यात है। तो अब उसके काल में इतने विद्रोह होने शुरू हो गए और उसका धन बहुत अधिक खर्च होने लगा। इसके अलावा दक्कन, बीजापुर पर आक्रमण करने, आधिपत्य करने के चक्कर में औरंगजेब वहाँ 25 वर्षों तक वहाँ रह गया। इतिहासकार मनुची, एक यात्री आया था, वो कहता है कि दक्कन में
के 25 वर्षों में औरंगज़ेब की आर्थिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। अकबर के समय के जो राजकोष थे वह भी खाली हो गए। उसने दक्कन में किसानों के ऊपर भयंकर टैक्स लगा दिया धन प्राप्त करने के लिए। किसानों ने देने से मना कर दिया तो औरंगज़ेब ने अपने यहाँ धातुओं को गलवाकर अस्त्र शस्त्र बनवाए और सैनिकों को वेतन दिया। ये इतनी बुरी हाल थी। तो इसके संबंध में इतिहासकारों ने लिखा, दक्कन का नासूर, पॉइंट भी नोटेड, दक्कन का नासूर औरंगज़ेब के लिए उसी प्रकार था जैसे नेपोलियन के लिए स्पेन का नासूर। दक्कन का नासूर औरंगज़ेब के लिए उसी प्रकार था जैसे स्पेन का नासूर। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो है मेरी बातों को जो सुन रहे हैं उसको लिखिए। तो पहला कारण था औरंगज़ेब का उत्तरदायित्व। दूसरा, पतन का कारण पहला तो ये हो गया। दूसरा, अयोग्य उत्तराधिकारी। जैसे अगर मुगल बादशाह, जो राजतंत्रीय व्यवस्था होती है उसमें राजा के व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का बड़ा प्रभाव होता है। अकबर, इसके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रभाव था। इवन इसके पहले बाबर और हुमायूं को उठा लीजिए, उनके व्यक्तित्व का बड़ा प्रभाव था। तो इन लोगों ने मुगल साम्राज्य का दिन चौगुना विस्तार किया। इवन जहांगीर और शाहजहां के काल में भी और औरंगज़ेब के काल में भी विस्तार हुआ। लेकिन औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद लेकिन ध्यान से देखें, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद अयोग्य शासक हुए। अभी मैंने आपको पढ़ाया, अयोग्य शासक हुए और ये चापलूस पसंद थे। इनके अंदर योग्यता का अभाव था। अब बहादुर शाह प्रथम की बात कर लो, जिसको शाह बेखबर कहा गया, वह शाही कार्यक्रमों से एकदम दूर रहता, चापलूस पसंद था, चापलूसी में वो लीन रहता और लोगों से चापलूसी सुनने के लिए वह अपनी जमींदारी व्यवस्था को अनुकूल तरीके से बांट देता। जहांदार शाह को मूर्ख कहा गया, फर्रुख सियर को कायर कहा गया, ठीक। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया, इसलिए कहा गया कि ये हमेशा ऐशो आराम में डूबा रहता, ठीक। तो मतलब जब आपके अंदर क्षमता नहीं है, योग्यता का अभाव है, तो पतन अकेले व्यक्ति पर्सनालिटी के जहाँ प्रभाव होता है राजनीतिक व्यवस्था में, वहाँ तो पतन स्वाभाविक हो जाता है। और इसी का कारण रहा, जब औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जितने भी राजा आए सब के सब अयोग्य हुए। उसी के कारण मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया। अहमद शाह शासक हुआ जिसने अपने मात्र 2.5 साल के बच्चे को एक जगह का सूबेदार बना दिया, अपने एक अल्पवयस्क बेटे को कश्मीर का गवर्नर बना दिया। जो 2.5 साल का, 3 साल का, 5 साल का बच्चा है वो गवर्नर क्या करेगा? ये मूर्खता से हद क्या हो सकती। तो दूसरा कारण हो गया। पहला तो था स्वयं औरंगजेब की नीतियाँ, दूसरा कारण था ये अयोग्य उत्तराधिकारी, तीसरा कारण अभिजात्य वर्ग का कारण। अभिजात्य वर्ग मतलब कुलीन वर्ग, इनका पतन हुआ, अभिजात्य वर्ग का पतन हुआ। जैसे अगर राजा योग्य, अकबर के काल में राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा मान सिंह, बाबर काल में आप देख लीजिए, स्वयं बाबर इतना तेज था, उसके 2 तोपची, जहाँ बैरम खां की बात कर ली, ये ऐसे सेनापति थे जो अगर राजा योग्य है तो ऑटोमेटिक उसके यहाँ जो नियुक्ति होगी वह योग्यता के आधार पर होगी, क्वालिफिकेशन के आधार पर होगी। लेकिन जब अयोग्य उत्तराधिकारी हुए तो पदों पर जो नियुक्ति होनी शुरू हुई वह चापलूसी के आधार पर होती थी। इसके संदर्भ में कहा एक कोट है, जब जंग चांदी और सोने में लग गई, चांदी और सोने का मतलब राजा से,
जब जंग चांदी और सोने में लग गई तो लोहे की बिसात क्या। तब तो लोहे में जंग लगना अनिवार्य है। जब जंग चांदी और लोहे में लग गई तो चांदी की बिसात क्या। उसी प्रकार एक दो लाइनें में सुनाता हूँ, आपको ध्यान सुनिएगा इस वक्त को। अंधेरा अंधेरा अगर उजाले को ढक ले तो सूरज की खता क्या है। अंधेरा अगर उजाले को ढक ले सूरज की खता क्या है। लगी हो से दीवारों में तो ताले की खता क्या है। किसी के आँखों के नशे की मदिरा कोई पी के मर जाए तो प्याले की खता क्या है। तो वही प्रकार यहाँ था, जब राजा ही अयोग्य है तो अभिजात्य वर्गों का पतन तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये भी चापलूस पसंद हो गए और इन लोगों में यह होड़ हो गई कि उसके हरम में, अभिजात वर्गों के हरम में कितनी औरतें हैं, इनकी संख्या के आधार पर इनका स्टेटस बढ़ने लगा। इनके महल में, इनके हरम में कितनी रानियों का निवास है, ये इनका स्टेटस सिंबल बन गया, प्रतिष्ठा बन गई। तो पतन तो स्वाभाविक है। जहाँ शराब शबाब ही रहेगा तो वहाँ तो साम्राज्य का पतन तो स्वैर है। आगे चलते हैं। अभिजात वर्ग का पतन अगला है दरबारी गुटबंदी। ये देखिए दोस्तों, उसमें मुगल काल में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई गुट बने। एक गुट ईरानियों का था, ईरानी तुरानी निज़ामुल मुल्क। एक गुट था सैयद बंधुओं का। तो ये दोनों गुट चाहते हमेशा कि हमारा खेमा मजबूत हो और जो राजा हो वो हमारे अधीन हो, हमारी कठपुतली हो, हमारे कहने पर शासन करे। जब दरबारी गुटबंदी होगी और राजा इस पर कंट्रोल करने में असमर्थ होगा, क्योंकि राजा क्या है, अयोग्य है, असमर्थ होगा, तो श्योर एंड सर्टेन है कि उस राज्य का पतन तो निश्चित है। तो ये रहा आपका दरबारी गुटबंदी के कारण भी साम्राज्य का पतन हुआ। अगली बात, उसके ऊपर नादिर शाह का आक्रमण, ये देख लीजिए, इसके बारे में बता दिया। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, इसको भी मैंने डिटेल कर दिया। और इसके अलावा अंग्रेज कंपनी, इसके कालखंड के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। मराठे, तो ये ऐसे कारक थे जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। और मुगल साम्राज्य जिसका सूर्य कभी 1526 में उदित हुआ था, 1858 में आकर के अस्त हो गया। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा पूरा मुगल साम्राज्य, उत्तर मुगल शासक और मुगल साम्राज्य का पतन का कारण क्या था, वो मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो आप मेरा चैनल यूनिक एकेडमी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके शेयर, आपके लाइक ही हमको इस जोश के साथ इस मंच पर खड़ा होने के लिए प्रेरित करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा स्वतंत्र राज्यों का उदय, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था, जिसमें हम बंगाल पढ़ेंगे, उड़ीसा पढ़ेंगे, हैदराबाद पढ़ेंगे, मैसूर पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ अंग्रेज़ों का आधिपत्य भी साथ साथ चलेंगे। तो आपको इतिहास को संबंध बनाने में बड़ा आसान होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आधुनिक भारत का इतिहास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बहुत यहाँ से आते हैं हर टॉपिक को। मैं देखिए इसी में कितने प्रश्न बना दिए हैं, आप खुद प्रश्न बनाइए और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट कीजिए, आपका जवाब आपको मिलेगा क्वेश्चन का। बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।